आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग इसके बारे में, जो हमारे एक्ट में दिया हुआ है। एक ये एक्ट है, इसके बारे में जानना है। तो ये किस अधिनियम से आया? जब ये मध्य प्रदेश था उसी टाइम से एक्ट आ चुका था, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995। तो ये गठित हुआ है 1995 में, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद एक अधिनियम पारित किया गया जिससे जो भी मध्य प्रदेश के नाम से जितना भी अधिनियम था वो सारा का सारा उसी परिप्रेक्ष्य में या फिर थोड़े परिवर्तन के साथ में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अडॉप्ट कर लिया हम लोग। तो उस आधार पे गठन इसका कब हुआ? 24 मार्च 2001 को इस पे गठन हुआ 24 तारीख को। अब इसमें अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर किरणमयी नायक। ये याद रखेंगे, ये राज्य की जो महिला आयोग है उसकी अध्यक्षा है। और केंद्र में जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उनकी अध्यक्षा कौन है? रेखा शर्मा है अध्यक्षा। इसके बाद आते हैं सचिव। सचिव कौन है? श्रीमती अनीता अग्रवाल। एक चीज और, जो इसकी प्रभारी मंत्री हैं उनका नाम पता ही होगा, कौन है? श्रीमती अनिला भेड़िया। ये कहां से, किस विधानसभा सीट से ये चुनकर आई है? इसको एक बार आप लोग देखेंगे कहां से है, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मंत्री कौन है, सचिव कौन है, अध्यक्ष कौन है, गठन कब किया गया था। अब इसमें आते हैं इसकी संरचना। इसमें इस आयोग में कौन कौन से सदस्य होंगे, कौन कौन से अध्यक्ष होंगे? तो एक अध्यक्ष और 6 सदस्य रहेंगे और एक सचिव। ये इसकी संरचना होगी। इसके बाद देखते हैं इसके उद्देश्य। क्या क्या उद्देश्य हैं, किन उद्देश्यों के कारण इस आयोग का गठन किया गया है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला बात तो महिलाओं का संरक्षण। महिलाओं को बहुत तरह से, जैसे दहेज प्रथा है, घरेलू हिंसा है, बाल विवाह है, यौन हिंसा है, इन कारणों और इसके अलावा कुछ और भी ऐसे अपराध हो सकते हैं जो महिलाओं से के विपक्ष में हो, तो उन सब से इनका संरक्षण करना है। साथ ही इनके अधिकारों का, जो महिला होने पे इनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, उन सभी अधिकारों का संरक्षण किया जाए, ये इनके उद्देश्य है। शिकायतों का सुनना, मतलब कई बार ऐसा होता है कि पहले क्या हो रहा था, महिलाओं का शिकायत सुना नहीं जाता था, दबा दिया जाता था। लेकिन इसी को उद्देश्य बना लिया गया कि शिकायतों को सुनना है और उसका निवारण भी निकालना है, ये भी उद्देश्य बन गया। अब महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक, मतलब सामाजिक उत्थान, आर्थिक उत्थान, आर्थिक रूप से वो मजबूत हो सके। राजनीतिक उत्थान, मतलब राजनीति में अपनी सहभागिता प्रदर्शित कर सके। शैक्षणिक उत्थान, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम कर सके। तो ये सारे क्षेत्रों में उत्थान कार्य ये करें, महिलाएं इन सब फील्ड में भी आगे बढ़ें, ये भी उद्देश्य है। फिर इनके लिए जो भी कानून बनाए गए हैं, जो भी अधिनियम बनाए गए हैं, मान लेते हैं 2-3 टाइप का देख लेते हैं एग्जाम्पल। पहली बात तो, पहला ऐसा कानून जो पहले से बनाया गया है महिलाओं से रिलेटेड, तो उन सभी अधिनियमों, कानूनों की जांच करना, समीक्षा करना, और अगर इसमें संशोधन की आवश्यकता है तो उसके बारे में निर्देश देना कि हाँ, इसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है इस अधिनियम से, तो इसमें इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है। दूसरा किस टाइप का कानून हो सकता है? जो अभी भी बना है, जो वर्तमान में बना है, जस्ट अभी बन के आया है, उन सब का जो भी बन रहा है उसका तुरंत जांच करना है, समीक्षा करना है, और उसमें भी संशोधन की आवश्यकता। वैसे संशोधन का उसमें आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि संशोधन का आवश्यकता इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन्हीं के, मतलब कोई भी अगर इससे, मतलब महिलाओं से रिलेटेड अगर किसी भी टाइप का कानून बनाया जा रहा है या इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लागू करने वाले हैं, तो उसके लिए इनसे भी परामर्श लिया जाता है, परामर्श लेते हैं। इसलिए इसमें पहले से ही सारा चीज़ अवेलेबल रहता है, उसके बाद भी इसकी समीक्षा की जाती है और संशोधन की गुंजाइश होती है। तो भी अगर रेयर केस में संशोधन भी कर दिया जाता है, मतलब संशोधन के लिए ये लोग निर्देश दे सकते हैं, ये उद्देश्य है इनका। अब तीसरा एक और क्या रहता है, भविष्य में
अगर कोई ऐसी स्थिति बन रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसी स्थिति बन रही है जिससे फ्यूचर में किसी स्पेशल टाइप के कानून की आवश्यकता पड़ेगी, स्पेशली महिलाओं के लिए, तो ऐसे कानूनों के लिए सुझाव देना। तो ये भी किसका उद्देश्य है? ये सारे के सारे उद्देश्यों में आता है, ठीक है। तो ये भी उद्देश्य में आता है, उसके लिए निर्देश देना। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजों का मेन पहलू क्या है? महिलाओं का सशक्तिकरण। महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, ये मेन उद्देश्य है। तो उनको सशक्त करना आवश्यक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य है, जो सबसे लास्ट में लिखती हूँ। वैसे तो इसको ऊपर में लिखना चाहिए था, चलो जो भी है, सशक्तिकरण। तो ये सारे के सारे उद्देश्य हो गए राज्य महिला आयोग के गठन करना है। तो ये सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ये सारे अपने काम करते हैं। अब कौन कौन से कार्य करते हैं और इनको क्या क्या दायित्व दिया गया है? तो सबसे पहले आते हैं शिकायतों की सुनवाई। अगर किसी टाइप का किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो उसका वो शिकायत करेगी। तो क्या होता है, शिकायतों को प्रॉपर तरीके से सुना जाए, उसके ऊपर सुनवाई की जाए। सुनवाई के बाद सुनवाई से रिलेटेड और एक और क्या कंपोनेंट होता है? जांच सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जांच के एवज में महिला को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, महिला के आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसकी भी जांच की जाएगी। अब जांच के बाद जो भी रिजल्ट निकल रहा है उस पे अधिकारियों को निर्देश देना कि हाँ इसमें ये टाइप का अगर आवश्यक है तो, या फिर यहाँ पर सीधा सीधा जो जज रहते हैं या फिर जो उसके लिए विहित अधिकारी रहते हैं वो सही इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि अधिकारी लोग को पता नहीं रहता, अधिकारी लोग सही डिसीजन लेते हैं। लेकिन उसमें भी अगर किसी टाइप का अगर और एडिटिंग का ज़रूरत है, हो सकता है अधिकारियों से भी कुछ बातें रह जाए, तो उन बातों को बताना, निर्देश देना, उन बातों से रिलेटेड निर्देश देना भी इनका कार्य है। और इसके पश्चात कार्यवाही हो रहा है कि नहीं, निर्देश देना मतलब जजमेंट देना काफ़ी नहीं है, जजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। तो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, कार्यवाही हो रही है कि नहीं, इसको देखना और उसकी जांच करना। और जांच के बाद फिर से अगर कुछ गड़बड़ी हो रहा है तो अधिकारियों को फिर से निर्देश देना कि देखिए पिछले बार आपने ये गलती की थी, इस बार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट इनका कार्य है। अगला आता है इनका जागरूकता हर क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों को। पहली बात तो किसी महिला के अधिकार को दो लोगों को जानना जरूरी है। पहला तो वो जो पुरुष हैं, सारे के सारे पुरुषों को जानना जरूरी है कि महिला के ये अधिकार हैं, तो उनके अधिकारों को उन तक ही सीमित रखा जाए और उनका हनन ना किया जाए। और अगर जो हनन करता है उसके ऊपर कार्यवाही के बारे में भी बताया जाए कि हाँ अगर कोई इस प्रकार का हनन करता है तो उसके ऊपर इस टाइप की कार्यवाही की जाएगी। तो पहली बात तो महिलाओं को भी सचेत करना जरूरी है कि आपको अधिकार क्या क्या मिले हैं संविधान में या फिर किसी और कानून के तहत कौन कौन से अधिकार मिले गए दिया गया है, वो सबको पहले महिलाओं को भी जानना जरूरी है। तो दो लोग को जानना है, महिला को और पुरुष को। इसके अलावा और मतलब कौन है बंदरों को थोड़ी ना बताएंगे। चलो ये जागरूकता हो गया। फिर आता है स्वतः संज्ञान। अगर कहीं भी अगर कोई महिला ऐसी है जो ये दायर नहीं कर पा रही, शिकायत नहीं कर पा रही है, क्योंकि क्या होता है ये भी एक सामाजिक बुराई भी है कि उनकी बातों को दबा दिया जाता है। उनके पास एक ऑप्शन ये रहता तो है कि शिकायत करें, अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करें, लेकिन क्या होता है एक पारिवारिक दबाव होता है, सामाजिक दबाव होता है कि अगर आप हमारे परिवार के अगेंस्ट में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी विवाहित महिला के बारे में बात चल रहा है, तो अगर आप हमारे परिवार के अगेंस्ट में जाएंगे तो हम आपको अपने परिवार में स्वीकार नहीं करेंगे। अगर परिवार उसके ससुराल पक्ष से ऐसा अगर कोई बात आता है तो ना इसमें 100% तो नहीं लेकिन 99% चांस है कि महिला उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, क्योंकि मतलब शिकायत नहीं करेगी, पीछे हट जाएगी। जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी तो शायद हो सकता है इसमें से फिर कार्यवाही करे, क्योंकि अगर वो अपने ससुराल से निकाल दी जाती है, ससुराल में उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं अगर, तो फिर वो कहाँ जाएगी?
क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो होता है आर्थिक रूप से स्वतंत्रता, एक महिला के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, मतलब अपनी इच्छाओं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो खुद से सक्षम नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम का कारण बन ही जाता है। तो इसलिए भी वो शिकायत दायर नहीं कर पाती। अब शिकायत नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? कहीं ना कहीं से ऐसे पता चल जाता है। तो अगर वो लोग डायरेक्टली अगर नहीं जा रहे हैं, डायरेक्टली शिकायत नहीं कर रहे हैं, तो किसी और के थ्रू अगर पता चल रहा है कि अगर जैसे व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू अगर कहीं से भी वीडियो वायरल हो गया, फोटो वायरल हो गया, या फिर किसी भी टाइप से, किसी भी माध्यम से हो सकता है, अगर इस आयोग को पता चलता है कि किसी महिला के अधिकारों का हनन किया जा रहा है या फिर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो वो स्वतः संज्ञान ले लेंगे, तुरंत कार्यवाही करवाएंगे। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत सारे प्रावधान भी हैं जिसके चलते महिला को उसके मतलब क्या होता है, डराते हैं ना, ससुराल वाले डरा दिए फॉर एग्जाम्पल, तो उस डर के चक्कर में नहीं करते हैं इम्प्लीमेंटेशन, मतलब शिकायत नहीं करते। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आयोग कार्य करता है। अगला आता है योजनाओं की समीक्षा। अगर किसी भी टाइप की योजनाएं हैं जो बनाई जा रही है महिलाओं के पर्टिकुलर सिर्फ महिला लोग के लिए, तो वो सारी योजनाओं की समीक्षा करने का कार्य भी आयोग का है। क्योंकि योजना सही है कि नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि बनाया तो गया महिलाओं के लिए लेकिन उसका वो लोग यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस टाइप्स का अगर कोई गड़बड़ी है या फिर मिसमैनेजमेंट है, तो वो सारी चीज़ों की समीक्षा करेंगे। योजना सही है कि नहीं उसकी समीक्षा होगी। उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। और उससे बेनिफिट मिल भी रहा है कि नहीं, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। तो ये योजना हो जाता है। उसके बाद फिर आता है नीति निर्माण। अगर किसी भी प्रकार का योजना लाने का कोशिश कर रही है सरकार, या तो योजना या फिर कोई कानून, जैसे इन सब ये सारे कानून हो गए, ठीक है, इन सब से रिलेटेड ये सारे प्रॉब्लम्स थे, इन सब से रिलेटेड प्रावधान बनाए गए, कानून बनाए गए। तो वैसे हो सकता है फ्यूचर में किसी और टाइप का प्रॉब्लम सामने आ जाए। जैसे अभी एक कानून थोड़ा सा बनने का प्रोसेसिंग में है, और वो ये है कि जो इंटरनेट पे चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग के चलते चलते में अगर कोई अभद्र व्यवहार कर रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए कोई स्पेशल अधिकार, कोई कानून तो बनाया नहीं गया कि सोशल मीडिया में किस तरह से बात किया जा सकता है किसी महिला के साथ, ऐसा कोई व्यवहार बनाया नहीं गया, अभी तक कोई कानून नहीं बना है। तो फ्यूचर में हो सकता है ऐसा कोई कानून बने। तो उस समय नीति निर्माण जब किया जाएगा तो उसमें परामर्श किससे लिया जाएगा? महिला आयोग से, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड है, इसलिए इनका परामर्श बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इनके बिना नहीं हो सकता। इनके परामर्श के बिना अगर कुछ बना दिए तो ये लोग विरोध में आ जाएंगे और उनको विरोध करने का पूरा अधिकार है। अब आते हैं अगला, रूढ़ी प्रथा का समापन। अगर किसी भी टाइप की ऐसी कुरीति है जो पहले से चली आ रही है, लेकिन वर्तमान समय में हम लोग जानते हैं कि ये पर्टिकुलर किसी भी कोई भी रीति है या फिर कोई भी रूढ़ी या प्रथा है, तो वो किसी न किसी महिला के अधिकारों का हनन कर रही है, उसकी अस्मिता पे वो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। तो ऐसे जितने भी तरह के प्रथाएं हैं, रीतियां हैं, उन सभी का समापन करना है और समापन करने के लिए प्रयास करना है, ये भी इनका कार्य है। अब अगला, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी संगठन बनाए गए हैं, तो टाइम टू टाइम होता है ऐसा ही, इनके ऊपर कन्वेंशन होता है कि इनकी स्थिति को और कैसे सुधारा जाए। तो ऐसे संगठनों द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनको क्रियान्वित कराना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रिसर्च, ये सारे का जो भी कन्वेंशन होता है उसका आधार क्या रहता है? रिसर्च के बाद ये लोग अपने एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो उसके आधार पे निर्देश तैयार किए जाते हैं और उन निर्देशों को क्रियान्वयन कराने का कार्य किसका है? आयोग का। अब इसको क्रियान्वयन कैसे करेंगे? सरकार को बोलेंगे कि इस प्रकार की नीति बनाई जाए, नीति निर्माण में इसका प्रयोग करेंगे।
इसके निर्देशों का। अगला आता है महिला के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक विकास की योजनाओं का निर्माण करना। ये योजना का निर्माण करेंगे, रिपोर्ट पेश करेंगे राज्य सरकार को, राज्य सरकार इस पर निर्णय लेगी और निर्णय लेके अगर ऐसा कुछ लगता है कि एक आध और अधिनियम बनाने की आवश्यकता है तो अधिनियम बनाएगी, कोई नई योजना बनाने की आवश्यकता है तो नई योजना बनाएगी। तो ये इनका कार्य। अगला दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, यौन हिंसा, इन सब से रिलेटेड अगर किसी भी टाइप का केस आता है या फिर इनके इम्प्लीमेंटेशन में, मतलब इन सारे के ये भी इम्प्लीमेंट हो रहा है तो इन सब के विरोध में कार्यवाही करना, जांच करना और निगरानी रखना कि ऐसा किसी और के साथ घटित ना हो। तो ये सारे कार्य किसके हैं? राज्य महिला आयोग के। इसका गठन कब किया गया था? बेसिकली 1995 में। और छत्तीसगढ़ के राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? 24 मार्च 2001 में। अध्यक्ष कौन है? सचिव कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? संरचना कैसी है? मंत्री कौन है? उद्देश्य क्या है? इसके बाद फिर आते कार्य और दायित्व, ये सारे। इसके बाद फिर एक पॉइंट आता है प्राथमिकता क्षेत्र। प्राथमिकता क्षेत्र में ऐसा है, इनकी प्राथमिकता क्या है? एकदम बेसिक, इसको अलग से ऐसे नहीं समझाऊंगा मैं, सिर्फ समझा रहा हूँ, लिख के नहीं बताऊंगा। आप लोग इतना चीज तो समझ आ गया होगा, तो फिर आगे प्राथमिकता क्षेत्र को बताना बस काफी है। तो देखिए, महिला के लिए, किसी भी महिला के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? उसका परिवार। लेकिन अगर परिवार में ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो तो उस टाइम पे महिला को अपना आवाज उठाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? अगर वो किसी पे अभी आश्रित है, पति पे या फिर पिता पे या फिर ससुर या फिर परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर आश्रित है, तो अगर कोई भी पर्सन अगर किसी और के ऊपर आश्रित रहता है तब तक वो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाता है, तो उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। तो प्राथमिकता क्या है? आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, सामाजिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। क्या होता है, कई सारे एरिया ऐसे हैं, जैसे यूपी में बहुत सारे एरिया हैं, छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ लड़कियों को घर से बाहर निकलने के लिए परमिशन नहीं दिया जाता। और मेरी बात भले अगर आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि सर ज़्यादा बोल रहे हैं ऐसा करके, तो ऐसा नहीं है, ये रियलिटी है। यूपी में बहुत सारे ऐसे गांव हैं, क्योंकि वहाँ ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ उनको समाज से पृथक, एक टाइप से मतलब पृथक रूप से रहते हैं। वो लोग अपने घर में ही रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकल सकते, आंगन में, सामने वाले आंगन में नहीं बैठ सकते, पीछे जो करना है वो करो। पीछे घर में बाड़ी रहता है, जिसके घर में बाड़ी है भाई वो रह सकता है, वो उसमें टहल सकता है। घूंघट हमेशा नीचे करके रखना है, चेहरा नहीं दिखना चाहिए, हमेशा साड़ी पहनना है, साड़ी के अलावा कुछ और नहीं पहन सकते, और लड़कियां हैं तो फिर सूट बस पहन सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये सब क्या है? उनके सामाजिक स्वतंत्रता की हानि है, उनके सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही उनको। आर्थिक स्वतंत्रता की बात, जैसे जॉब करने नहीं दिया जा रहा है, सीधा एग्जाम्पल है। राजनीतिक अधिकार, मतलब अगर किसी को वो खड़ी होना चाहती है, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती है, समाज के लिए कुछ करना है, तो किसी पोस्ट पे पहुंचेगी तब, या तो गवर्नमेंट पोस्ट या फिर गवर्नमेंट को ही चलाने का, मतलब जो पार्षद बनना चाहती है, महापौर बनना चाहती है, विधायक, सांसद, जो भी, तो वो सारे कौन से अधिकार के अंतर्गत आएंगे? राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद शैक्षणिक, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है, बहुत सारा कुछ पढ़ना है उनको, अगर कोई जिज्ञासु प्रकृति की है, उनको बहुत कुछ पढ़ना है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर लड़कियों के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। लेकिन देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है शादी के बाद बहुत कम ऐसे परिवार हैं अभी भी, ऐसे स्टार्टिंग में लगता है, स्टार्टिंग में सभी बोलते हैं कि पढ़ाएंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। तो हो सकता है बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, हो सकता है नहीं, ये रियलिटी है, बहुत सारे परिवार पढ़ाने के पक्ष में नहीं रहते, पढ़ के क्या करेगी, ऐसा बात होता है। तो उसका जिज्ञासु जो प्रकृति है उसके साथ भी उसका भेदभाव हो जाता है। लड़का जिज्ञासु है तो वो पढ़ सकता है, लड़की जिज्ञासु है तो नहीं पढ़ सकती, क्योंकि आपका शादी हो चुका है। इस टाइप्स के बहुत सारी बातें हैं। तो महिलाएं जो हैं इन सारे चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पाई हैं,
इनको इसी में तो आगे बढ़ाना है। और ये 4 पॉइंट सारे के सारे प्राथमिकता क्षेत्रों को कवर करते हैं। तो आप लोग बस इतना याद रखें, इसके विभिन्न परिदृश्य आप लोगों को समझ आ जाए, मतलब जितना कुछ समझाया हूँ मैं उससे आप लोगों को ये तो समझ आ जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए, अभी के लिए इम्प्लीमेंट होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारा का सारा किसमें आएगा, प्राथमिकता क्षेत्र में। कि ये सारी प्राथमिकताएं हैं इस आयोग की। इन चारों के अलावा एक और है कार्यवाही। किसी भी क्षेत्र में अगर उनके साथ असामान्य व्यवहार हो रहा है, गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, तो उन सारे क्षेत्रों में कार्यवाही करने का जो एक पावर रहेगा वो भी इसके प्रायोरिटी सेक्टर मतलब प्राथमिकता क्षेत्र में आएगा। तो प्राथमिकता क्षेत्र में 5 चीजें, अगर उनके साथ अगर कोई अभद्र व्यवहार हो रहा है तो उसके ऊपर कार्यवाही, उसके बाद फिर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से उनको स्वतंत्र बनाने के लिए प्रयास करना, और इतना के अंदर ही सारा कुछ आ जाता है। आप लोग को मेन कीवर्ड पता रहना चाहिए, ये मेन कीवर्ड्स है। इसके बाद फिर आप लोग इसके विभिन्न पहलुओं को आप लोग समझ सकते हैं। तो एग्जाम में वैसे ही पूछेगा, एग्जाम में स्टेटमेंट दिया रहेगा कि इनमें से कौन सा प्राथमिकता क्षेत्र नहीं है, तो आप लोग इनके कीवर्ड जानते हैं, तो फिर आइडेंटिफाई करने में आप लोग को आसानी जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।